हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ, व्हेन एंड वेयर। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए डेट्स की इंपॉर्टेंस। अरे भाई तुम सब इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या बात हो गई? सब इतनी टेंशन में भी लग रहे हो। यो भूपेंद्र, चीकू तुझे पता नहीं है क्या भाई, आज एग्जाम है। तुझे डेट नहीं पता थी क्या एग्जाम की? ओह नो, मैं तो एग्जाम की डेट ही भूल गया। अरे यार अब मेरा क्या होगा? और वो भी हिस्ट्री का एग्जाम है जिसके अंदर डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई चीकू टेंशन मत लो, हिस्ट्री का सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है, हाउ, व्हेन एंड वेयर। वो मन्नू भैया से फटाफट पढ़ लो, उन्होंने बहुत शॉर्ट में सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लेन करी हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा डेट्स का इंपॉर्टेंस। आखिरकार डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? हिस्ट्री के अंदर डेट्स भी इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब डेट्स हमें कैसे हेल्प करती हैं और क्यों इतनी डेट्स ज़रूरी होती हैं? देखो, हम किसी भी डेट की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि पहले पास्ट में चीज़ें कैसी थी और अब प्रेजेंट में वो चीज़ कैसी है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इंडिया पहले कैसा था पास्ट में और अभी प्रेजेंट में कैसा है, तो इसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर डेट्स और ईयर्स पता होनी चाहिए। प्रीवियसली जो हिस्ट्री थी उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट या फिर बड़े इवेंट्स का ही लेखा जोखा रखा जाता था, मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ें ही रखी जाती थी। जैसे कि किस साल किंग को ताज पहनाया गया, क्राउन हुआ, किस साल किंग की शादी हुई और उसके बच्चे हुए, किस साल किंग ने पर्टिकुलर वॉर्स को लड़ा या फिर कौन सी जंग लड़ी, किस साल किंग की डेथ हुई, द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और जो नेक्स्ट रूलर था उसको सेलेक्ट करा गया राजा बनने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते थे जिनको हिस्ट्री के अंदर पहले लिखा जाता था। लेकिन हिस्टोरियंस जो है वो अब क्या करते हैं, अब वो थोड़ा सा और आगे इम्प्रूव कर दिया है उन्होंने चीज़ों को। अब वो ये जानना चाहते हैं कि वाई एंड हाउ थिंग्स हैपेंड एंड नॉट ऑन व्हेन थिंग्स हैपेंड। मतलब उन्हें ये जानना है कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी। उन्हें ये नहीं जानना कि ये सारी चीज़ें कब हुई थी। जैसे कि उन्हें ये नहीं जानना कि जो किंग था, किंग ने एक पर्टिकुलर वॉर कब लड़ा था, बल्कि जो आजकल के हिस्टोरियंस हैं उन्हें ये जानना है कि आखिरकार ये जंग हुई किस वजह से थी, अगर किंग ने कोई लड़ाई करी भी थी तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि अब जो न्यू हिस्टोरियंस है वो क्या चीज़ चाहते हैं। हिस्टोरियंस कौन हो गए? वो लोग जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। विच डेट्स? द डेट्स वी सेलेक्ट बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट। तो देखो, जो भी डेट हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है, क्योंकि उसी डेट की हेल्प से हमें पता चलता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जैसे कि अभी हमने बात करी कि चीकू का एग्ज़ाम था हिस्ट्री का, अब उसे पता ही नहीं, स्कूल में मुंह उठा के आ गया, डेट ही नहीं पता थी। तो यहाँ पर इसीलिए डेट बहुत ज़रूरी हो जाती है। मान लो उसे ये पता है कि इस मंथ में मेरा एग्ज़ाम है, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है जब उसे पर्टिकुलर डेट पता हो और उसी की हेल्प से वो बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। इफ़ द फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। अगर हम लोग मान लो किसी और चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं तो वहाँ पर डेट कहीं और जगह के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मान लो मोटू लाल ने एसएसटी का पेपर दे दिया, जैसा भी उसका हुआ हिस्ट्री का पेपर उसने दे दिया। अब उसके बाद मान लो साइंस का पेपर है, तो अब उसके लिए कौन सी डेट सिग्निफिकेंट होंगी? जो साइंस का पेपर होगा उसकी। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल, जिनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है लास्ट वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहाँ पर इन दोनों पर्सन्स का नाम आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। ये जो गंजे बाबू हैं ये कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और ये भी जो आधे गंजे बाबू हैं ये कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। बोलोगे सर इन्हें गंजा क्यों बोल रहे हो? अरे हम तो इन्हें गंजा ही बोलेंगे क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर बहुत जुल्म करे हैं। इन क्लास 8th हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री क्या होती है अभी पता चलेगा। आखिरकार हम लोग हिस्ट्री को पीरियोडाइज कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं हिस्ट्री को, कि ये हिस्ट्री मॉडर्न है, ये हिस्ट्री एंशिएंट है, ये हिस्ट्री मेडिवल है, ये अलग अलग पार्ट्स में हमने हिस्ट्री को बनाया कैसे, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो हमारी इंडिया की हिस्ट्री थी उसको डिवाइड करा था जेम्स मिल ने।
जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने बोला कि मुझे सब आता है और मैं इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड करने वाला हूं। और उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड करा। सबसे पहले हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। अकॉर्डिंग टू मिल, जो जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ थी, मतलब जो चाइना हो गया और हमारे आसपास के और भी देश हो गए, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, हम सब क्या थे, लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन के थे यूरोप से। मतलब कि हमसे थोड़े हायर स्टैंडर्ड वाले लोग हुआ करते थे यूरोप वाले। तो ऐसा उसका मानना था। बट अब ये रियलिटी भी थी या नहीं थी, ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। जेम्स मिल का मानना ये था कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे उससे पहले कुछ हिंदू और मुस्लिम राजा हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स को रूल करते थे। जब वो राजा हमारी कंट्री को रूल करते थे तब काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस थी। मतलब कि धर्म के अंदर ये माना जाता था कि जैसे कोई मुस्लिम हो गया, वो हिंदू लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता था और हिंदू मुस्लिम्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। कास्ट टैबूज थे, मतलब कि ऊंची जात और नीची जात के अंदर भी फर्क माना जाता था। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, मतलब अंधविश्वास वाली चीज़ों को ज़्यादा माना जाता था। जैसे बाबा लोगों ने जो बात बोल दी वो लोग मान लिया करते थे, या किसी बाबा ने बोल दिया कि देखो इस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ना, इस पे भूत रहता है, तो लोग उतर जाते ही नहीं थे। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये किसका मानना था? ये मानना था जेम्स मिल का। अब ये बात सच है या नहीं आगे पता चलेगा। और उनका मानना ये भी था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स जब रूल करेंगे इंडिया को तो हम इंडियंस सिविलाइज हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स वाली ज़िंदगी जीने लगेंगे। तो उनका मानना यह था कि जैसे यूरोप के लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, ऐसे ही हम इंडियंस को भी ब्रिटिशर्स समझदार और पढ़ा लिखा बना देंगे। अब एक और क्लासिफिकेशन था जिससे कि हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करा गया। हिस्टोरियंस ने यूजुअली हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करा है एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। हम लोग इस पूरी बुक, मतलब कि क्लास 8 के अंदर, इस पूरी बुक के अंदर ही हम सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री क्या है अभी आगे जाकर पता चलेगा। लेकिन इस डिवीजन के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि ये जो पीरियडाइजेशन है इसको बोरो करा गया है फ्रॉम वेस्ट। जब मॉडर्न पीरियड एसोसिएट करा जाता था विद ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी लाइक साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। और ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर नहीं हो रही थी। और देशों में देखा जाए तो साइंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, मतलब कि टेक्नोलॉजी वहाँ पर इंक्रीज़ हो गई थी, डेमोक्रेसी भी थी वहाँ के लोगों के पास। हम लोगों के ऊपर तो सीधे ब्रिटिशर्स आके रूल ही कर रहे थे, तो डेमोक्रेसी तो भूल ही जाओ। लोगों के पास लिबर्टी और इक्वालिटी थी, सबको एक बराबर ट्रीट करा जाता था। लेकिन इंडिया को ये जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पीरियड है इसके अंदर ये सारे प्रिविलेजेस नहीं मिले थे। Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. अब ये जो मॉडर्न सोसाइटी की सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं, ये जब नहीं थी तब उस पीरियड को कहा जाता था मेडिवल पीरियड। और उससे भी पुराने पीरियड को क्या कहा जाता था? एंशिएंट पीरियड। बहुत सारे ब्रिटिशर्स और हिस्टोरियंस का मानना ये है कि जो ब्रिटिश रूल था उस वाले पीरियड को उन्होंने बोला है कॉलोनियल पीरियड। अब इस वर्ड कॉलोनियल का मतलब क्या होता है अभी हमें आगे पता चलेगा। लेकिन इस दौरान जब ब्रिटिशर्स ने हमें रूल करा था तब हमारे पास इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी और ना ही लिबर्टी थी। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि हमारी कंट्री के पास पैसा भी नहीं आ रहा था, नुकसान ही नुकसान में जा रहे थे। अब कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को रूल करे तो उसे ही हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल रूल। तो ऐसा ही हो रहा था। ब्रिटिशर्स किसको रूल कर रहे थे? हमारे इंडिया को। अब इसकी बेटा एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? ये होगी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। व्हेन द सब्जुकेशन ऑफ द कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दिस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, वी रेफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बुक के अकॉर्डिंग भी और एग्जाम के अकॉर्डिंग भी मैंने हाईलाइट कर दिया। बेटा इसको लर्न आपको कर लेना है। जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारी कंट्री को कॉन्कर करने के लिए आए थे, हमारी कंट्री के ऊपर विजय हासिल करने के लिए आए थे। सबसे पहले जो लोकल नवाब्स और राजास थे उन्होंने उनको कंट्रोल में लिया। ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे करके हमारे ऊपर, हमारी पूरी कंट्री के ऊपर अपना रूल स्टैब्लिश करा। हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके ऊपर भी उन्होंने ये सारे रूल्स स्टैब्लिश करे। हमसे रेवेन्यू कलेक्ट करा, मतलब पैसा कलेक्ट करा, जिससे कि उनके खर्चे वो पूरे कर सके। मतलब हम इंडियन से ही पैसा लिया, हमारा ही पैसा लिया और मज़े से उन पैसों को उड़ाया अपने ऊपर। उन्होंने वो सारी चीज़ें खरीदी जो कि
जो कि वो खरीदना चाहते थे बहुत ही सस्ते दाम पर। मान लो कोई ज़रूरत की उनकी चीज़ थी तो उसका प्राइस था 10 रुपीज़, तो इन्होंने क्या करा, ओनली 1 रुपीज़ में खरीदी। जो क्रॉप्स थे उन्होंने वो वाले ग्रो करवाए जिनको उन्हें एक्सपोर्ट करना था अपने देश के अंदर। मान लो इंडिया के अंदर लोगों को राइस खाना पसंद है, लेकिन इन्होंने वीट उगवाए। क्यों उगवाए? जिससे कि ये उस वीट को अपने देश भेज सके। ब्रिटिश रूल्स ने क्या करा, वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम्स और प्रैक्टिसेस लाने की कोशिश करी हमारी कंट्री के अंदर। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तो तुम करना ही भूल गए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट है और मेंबरशिप क्या चीज़ है? मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया। और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आखिर मॉडर्न हिस्ट्री बोलते कैसे हैं? हमारी कंट्री की 250 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री को ही हम लोग बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। हमें इस मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कैसे पता लगा? कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स थे। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, ये लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को संभाल के रखते थे। जैसे कि कोई इंस्ट्रक्शन दिया हो, कोई प्लान हो, कोई पॉलिसी हो, कोई एग्रीमेंट हो, या फिर किसी की इन्वेस्टिगेशन हो, इन सब चीज़ों को बहुत संभाल के रखा करते थे ब्रिटिशर्स। और उनका मानना ये था कि इन सब चीज़ों को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटिशर्स ने इन सब चीज़ों को संभाल के रखने के लिए यहाँ तक कि एक रूम भी बनाया हुआ था। इन रूम्स के अंदर यही सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स और चीज़ें रखी जाती थी। और केयरफुली हो, कोई एग्रीमेंट हो या फिर किसी की इन्वेस्टिगेशन हो, इन सब चीज़ों को बहुत संभाल के रखा, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता था। ब्रिटिशर्स के लिए सर्वे भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब सर्वे का मतलब क्या हो गया? ब्रिटिशर्स जगह जगह जाते थे और उस जगह की खोजबीन या फिर उस जगह के बारे में जानने की कोशिश करते थे। आखिर ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों करते थे? जिससे कि वो प्रॉपरली किसी भी जगह के बारे में जान सकें उस जगह पर राज करने से पहले। आखिरकार उस जगह पर जाने का ब्रिटिशर्स को फ़ायदा भी है या नहीं है? 19th सेंचुरी तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिटेल्ड सर्वे करना शुरू करा। पूरी की पूरी कंट्री को अच्छे से उन्होंने मैप आउट कर लिया था। मतलब कि एक एक जगह जो काम की थी उनकी, उसे भी उन लोगों ने मैप के अंदर डिसाइड कर लिया था। और जहाँ पर भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी उन जगहों को भी उन्होंने मार्क कर लिया था। जब वो विलेजेस के अंदर जाते थे तो वो रेवेन्यू सर्वे करते थे, जिससे कि उन्हें पता चलता था टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, मतलब सॉइल की क्वालिटी कैसी है, वहाँ का फ्लोरा कैसा है, फौना कैसा है, और लोकल हिस्ट्री कैसी है वहाँ की, और क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब किस तरीके की खेती बाड़ी भी वहाँ पर हो सकती है। फ्लोरा और फौना मतलब कि एनिमल्स, एंड अगर हम लोग बात करें एनिमल्स के साथ साथ जो हमारे ट्रीज, प्लांट्स, ये सब हो गए। ठीक है। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, इसके बाद किसकी शुरुआत हुई? सेंसियस ऑपरेशन। सेंसियस ऑपरेशन एवरी 10 ईयर्स में होने लगे। अब इस सेंसियस ऑपरेशन के अंदर क्या होता था? एक तो डिटेल्ड रिकॉर्ड्स मिलते थे हमें, जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर लोग थे उनके, तो हमारी पूरी कंट्री के अंदर जितने लोग थे उनके रिकॉर्ड्स कलेक्ट करे जाते थे इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, इंडिया के हर एक कोने के अंदर, जिससे कि हमें पता चलता था कि हमारी कंट्री के अंदर कौन सी कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, कौन से रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं, और लोग क्या काम ज़्यादातर करते हैं। तो ये रिकॉर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अदर सर्वे सच एज बोटैनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, ये भी सारे सर्वे करे जाते थे। बोटैनिकल सर्वे से हमें खाने पीने की चीज़ों के बारे में पता चलता था, जूलॉजिकल सर्वे से भी पता चलता था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से हमें पुरानी चीज़ों के बारे में जानने को मिलता था, और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे मतलब कि ह्यूमन बींग्स के बारे में जानने को मिलता था, और फॉरेस्ट के भी सर्वे हुआ करते थे। तो इतने सारे सर्वेज करते थे ब्रिटिशर्स। अब वो सर्वे क्यों करते थे? वो अपनी काम की चीज़ें, जो यूजफुल चीज़ें हैं, उन्हें जानना चाहते थे। अब ये तो हमने बात करी वो सारी चीज़ों की जो ब्रिटिशर्स ने अपने रिकॉर्ड्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स थे उनके अंदर नोट डाउन
करी हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो कि उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स के अंदर नोट डाउन नहीं करी, उनके बारे में कौन बात करेगा? उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आखिर इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? देखो, ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती। सबसे पहले तो उस समय लोगों को कैसा फील हो रहा था जब उनके ऊपर ये सारे रूल्स अप्लाई करे जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, जब ये सारे एक्शंस ब्रिटिशर्स ले रहे थे, तो इन सब एक्शंस का लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, ये हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से नहीं पता चलता। दूसरी चीज़, जब हम लोग अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स को देखें तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स को। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या? जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट ने तैयार करे थे। अनऑफिशियल क्या? जो लोगों के पास से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो इन सारे लोगों वाले डॉक्यूमेंट्स को, जो लोगों ने कलेक्ट करे थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीज़ें, उनको कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। अब सोर्स क्या हो सकता है किसी भी अनऑफिशियल रिकॉर्ड का? सबसे पहले तो लोगों ने जो डायरीज लिखी थी उस समय कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। देखो, डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंटिंग ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, मतलब जो भी ट्रैवलर्स उस समय, जो भी लोग ट्रैवल करा करते थे, तीर्थ यात्रा करा करते थे, उनका मानना क्या था इंडिया के बारे में। और फिर ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। देखो, इंडिया के जो भी इंपॉर्टेंट लोग थे, जब उनकी ऑटोबायोग्राफी, इसका मतलब था, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब उनके बारे में कुछ लिखा जाता है, जब वो अपने बारे में कुछ लिखता है कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो उससे भी हमें इंडिया की वो वाली कंडीशन पता चलती थी जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे। पॉपुलर बुक से भी पता चलती थी जो बाजार की हैं, न्यूज़पेपर, रिटन आइडियाज ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पोइट्स एंड नोवेलिस्ट, तो इन सब से भी हमें पता चलता था। लेकिन लिमिटेशंस क्या थी इन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स की? दे वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। तो देखो, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि ये जो हमारे अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ज़्यादातर उन लोगों ने तैयार करे थे जो पढ़े लिखे थे। लेकिन जो लोग अनपढ़ गवार थे, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वो बेचारे इन रिकॉर्ड्स को तैयार नहीं कर पाए। ना ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि उन्हें कैसा फील होता था। फ्रॉम दीज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स, मतलब जो कि आदिवासी लोग थे, उन लोगों का कैसा जीवन कटा था उस समय पे जब ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को रूल करा था। साथ ही में पीजेंट्स, वर्कर्स जो माइंस के अंदर काम करा करते थे, और जो गरीब लोग स्ट्रीट्स पे बेचारे परेशान होकर घूमते थे, उन सब का जीवन कैसा गुजरा था, ये सब हमें नहीं पता चलता। सिंपल सी बात ये है। अब यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार आप पैदा कब हुए थे, कौन से मंथ के अंदर आप बॉर्न हुए थे? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर करें और सैम्पल पेपर्स पाएँ इस चैप्टर के बाय बिकमिंग अ मेंबर। सैम्पल पेपर और नोट्स मिलने वाले हैं आपको इस चैप्टर के बाय बिकमिंग अ मेंबर, एंड ये जो नोट्स है, सैम्पल पेपर्स है, काफ़ी यूजफुल हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट इन विच मंथ यू वर बॉर्न।